एक गांव में एक चंद्रकांत नाम का जादूगर रहा करता था। वे बहुत ही इज्जतदार आदमी था। पूरे गांव में उसके चर्चे थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और बेटा हातिम था। चंद्रकांत लोगों की भलाई के लिए काम करता। वो जादूगरी से बड़ी बीमारी भी ठीक कर देता और किसी के ऊपर हुए जादू टोने को भी ठीक कर देता। वो इतना काबिल था कि भविष्य की बातें बता सकता था और वो लोगों को देखकर ही उनके मन की बात भी बता सकता था। एक दिन गांव में दो आदमी आए। उनको चंद्रकांत की तलाश थी, तो गांव में चलते चलते वे आसपास से पता पूछकर चंद्रकांत के घर पहुंच जाते हैं। उस समय चंद्रकांत घर पर नहीं होता। उसकी पत्नी और बेटा वही होते हैं। वे उन दोनों आदमी को अंदर बुला लेते हैं। घर के अंदर दोनों आदमी बैठे होते हैं। कमला उनसे बात करती है। नमस्ते जी, आप दोनों का नाम क्या है? जी, मेरा नाम सज्जन सिंह है और यह मेरा छोटा भाई सूर्य कुमार है। हम दोनों पास के बुराड़ी गांव से आए हैं। हमें चंद्रकांत जी से एक बहुत जरूरी काम है। वे तो बाहर गए हैं। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, वे बस आते ही होंगे। कुछ देर बाद चंद्रकांत वापस घर आ जाता है। चंद्रकांत इन दोनों आदमी को देख के पहले ही इनकी मन की बात जान जाता है। वो पहले ही उनके इरादे समझ जाता है। चंद्रकांत को देखकर सज्जन सिंह और सूर्य कुमार मीठे बोल बोलने लगते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम सज्जन सिंह है। यह मेरा छोटा भाई सूर्य कुमार, हमें आपसे मदद चाहिए थी। हम बुराड़ी गांव से आए हैं। नमस्ते, क्या मदद चाहिए थी आपको? हमारे गांव में एक जमीन के ऊपर विवाद है, तो हमें वो जमीन चाहिए। उसको पाने के लिए आप हमारी सहायता कर दीजिए। उसमें मैं आपकी सहायता कैसे करूं? आप उस जमीन को शरापित बता दो। इससे कोई उस जमीन को लेना नहीं चाहेगा और आसानी से हम उसे हड़प लेंगे। चंद्रकांत यह सुनके हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। तो बिना सोचे समझे वे इस काम को मना कर देता है। माफ करना, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोला करता। आप दोनों किसी और की सहायता ले लीजिए। सज्जन सिंह और सूर्य कुमार बड़े निराश होते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि अगर प्यार से काम नहीं बन रहा तो अब जोर जबरदस्ती करने की बारी है। वे चंद्रकांत को धमकाने लगते हैं। सुनो चंद्रकांत, तुम हमें जानते नहीं हो अभी। या तो सीधे सीधे हमारा काम कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे साधारण धमकी मत समझना। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चंद्रकांत यह सब सुनकर डर जाता है, लेकिन वो अपने असूलों से पीछे हटने से मना कर देता है और वो उन दोनों को भगा देता है। गुस्से में दोनों जने सोचते हैं बदला लेने की। उसी रात वे दोनों चंद्रकांत के घर आकर चुपचाप आग लगा देते हैं। आग धीरे धीरे बढ़ती जाती है और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में आ जाता है। इतना देखकर वो दोनों भाग जाते हैं। चंद्रकांत का पूरा परिवार अंदर फंसा होता है। सब गहरी नींद में थे। अचानक से हातिम उठता है। आग देखकर को अपने माता पिता के कमरे में जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। अंत में वो बहुत प्रयास करने के बाद समझ जाता है कि उसके माता पिता अब नहीं रहे। उनका धुएं में दम घुट गया। हातिम घर से बाहर निकल जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। आग देखकर गांव के काफी लोग आ गए थे। मौका देखकर सज्जन सिंह और सूर्य कुमार वहां से निकल जाते हैं। उन्हें पता चल गया था हातिम बच गया है और वो उनके लिए खतरा ही है। वो दोनों निर्णय लेते हैं कि हातिम को दोनों खत्म कर देंगे। हातिम फूट फूट कर रो रहा होता है। उसके माता पिता के अलावा उसके पास कोई नहीं था। वो चुप होकर जंगल में जाने का सोचता है।
वो समझ चुका था कि उसकी जान को भी खतरा है। ये कोई हादसा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। जरूर ये उन दोनों आदमी का काम है जो सुबह आए थे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने माता पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर हातिम जंगल की ओर भागने लगता है। भागते भागते वो घने जंगल में आ जाता है। उसे एक गुफा दिखती है। वो उस गुफा में ही रहने लगता है। समय बीत जाता है। कुछ समय तक तो सज्जन सिंह और सूर्य कुमार हातिम को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो गांव में जा जाकर सभी से हातिम के बारे में पूछते, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिलती। उन्हें कुछ समय बाद लगने लगता है कि ये खोज अब यही रोक देनी चाहिए। उधर हातिम थोड़ा बड़ा हो गया था। अपने पिता की तरह उसमें भी जादुई शक्तियां आ चुकी थी। लेकिन ये जादुई शक्तियां चंद्रकांत की शक्तियों से ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये काला जादू था। हातिम जादूगरी में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसने मरे हुए को जिंदा करना सीख लिया था और उन्हें अपने वश में कर सकता था। एक दिन हातिम को अपनी माँ की बड़ी याद आ रही थी। उसने सोचा क्यों न अपनी माँ को दोबारा से जीवित किया जाए। वो यह सोचकर अपनी जादू क्रिया शुरू करता है। कुछ समय बाद एक चुड़ैल वहां प्रकट होती है। कौन हो तुम? तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरा नाम हातिम है। मैं मशहूर जादूगर चंद्रकांत का बेटा हूँ। तुम कौन हो? मैंने अपनी माँ को बुलाया था। हातिम, ये तुम हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी माँ कमला। मुझे पहचाना नहीं? ओह मेरे बच्चे, तुम कितने बड़े हो गए हो। ये सुनकर हातिम और चुड़ैल दोनों रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हातिम कमला को पूरा सच बताता है। सज्जन सिंह और सूर्य कुमार की सारी असलियत कमला के सामने आ जाती है। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही उन दोनों को घर में आने दिया। अगर मैं उन्हें अंदर बुलाती ही नहीं तो यह सब नहीं होता। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है। आप दुखी मत हो। मैं आपका और पिताजी का बदला उनसे लेकर रहूंगा। बेटा, तुम अब चिंता ना करो। अब तुम्हारी माँ यहाँ आ गई है। मैं अपने हाथों से उन दोनों को मारूंगी। गुस्से में इतना कहकर कमला वहां से निकल जाती है। अंधेरी रात में कमला सज्जन सिंह और सूर्य कुमार के गांव पहुंच जाती है। जैसे ही उनके घर में कमला कदम रखती है, कमला के शरीर में आग लग जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ, मैं दोबारा नहीं मरना चाहती। इतना कहकर कमला जमीन पे गिर जाती है। आवाज सुनकर सज्जन सिंह और सूर्य कुमार वहां आ जाते हैं। चुड़ैल को देखकर वे डर जाते हैं। हो ना हो इसके पीछे जरूर उसी का ही हाथ है। किसका हाथ है भाई? उस लड़के हातिम का। वो तो शुक्र है कि मैंने यह घर पर रक्षा कवच लगवा लिया था, ताकि कोई बुरी शक्ति अंदर ना आ पाए। वरना अगर आई यह कवच नहीं होता तो हम दोनों आज बच नहीं पाते। दोनों भाई हंसने लगते हैं। अचानक से कमला का शरीर गायब हो जाता है। उधर हातिम को खबर हो जाती है कि उसकी माता नहीं रही। हातिम जोर जोर से रोने लगता है। माँ, आप दोबारा मुझे छोड़ के चली गई। उन दोनों ने मुझसे मेरी माँ दोबारा छीन ली। अब बस बहुत हुआ। अब उन दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में हातिम अपनी जादुई शक्तियों से सभी भूतों को और कुछ खतरनाक जानवर जो उसके वश में होते हैं उन्हें बुला लेता है और बिना समय बर्बाद करे वो उन सबको लेकर उसी रात सज्जन सिंह और सूर्य कुमार को मारने निकल जाता है। चलते चलते वे सब गांव पहुंच जाते हैं। गांव में घुसने के बाद हातिम सबको आदेश देता है, किसी भी कीमत पर सज्जन सिंह और सूर्य कुमार को आज मारना ही है। उन दोनों के घर के बाहर पहुंचकर सब रुक जाते हैं।
मुझे पता है इस घर में रक्षा कवच लगा हुआ है। मैं देखकर ही बता सकता हूँ। तुम में से कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। और अगर तुमने जाने की कोशिश करी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी माँ का हुआ। लेकिन एक उपाय है। इन्होंने हमारा घर जलाया था ना, अब बदला लेने का समय आ गया है। घर के बदले घर और जान के बदले जान। इतना कहते ही अचानक से उनके घर पे बिजली गिरती है और उनका घर जलने लगता है। देखते ही देखते आग फैल जाती है। अंदर से चीखने की आवाज आने लगती है। अचानक से सज्जन सिंह घर से बाहर निकल के आता है और बाहर का माहौल देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। हातिम को देखकर वो डर कर कांपने लगता है। ये डर तब कहाँ था जब तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बचपन खराब हो गया। तुम्हारी ही वजह से मुझे मेरे माता पिता क्या प्यार नसीब नहीं हुआ। तुम ही हो जिसने मुझे ऐसे बनने पर मजबूर किया और मैं अब बदला लेकर रहूंगा। अब तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। हातिम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दोबारा बिजली गिरवाता है, लेकिन इस बार सज्जन सिंह के ऊपर। सज्जन सिंह जमीन पर गिर जाता है। भूतों की टोली देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सज्जन सिंह को कोई बचा ले। थोड़ी देर में सज्जन सिंह की मौत हो जाती है। माँ, मैंने अपना बदला ले लिया। पिताजी, मुझे माफ करना इस रास्ते पर चलने के लिए, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे आपकी मौत का बदला लेना था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं यह सब छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी जीऊंगा।